नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश एक बार फिर आपके सामने क्लास संस्कृति का नया विषय लेकर के नया टॉपिक लेकर के आया हूं। अपन क्लास संस्कृति को पढ़ रहे थे और अपडेट के साथ ही पढ़ रहे थे। जैसे ही नए जिले आए हैं उनके अकॉर्डिंग अपन जो उनके बारे में चर्चा कर रहे थे और अपना एक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था चित्रकला। आइए बिना समय गवाए वीडियो अपन जो शुरू करते हैं। देखिएगा, चित्रकला में हमने पढ़ा था कि राजस्थान की जो चित्रशैली है, राजस्थान की जो चित्रकला है उसको 4 स्कूलों में बांटा जाता है। और सबसे पहला जो विभाजन है वो 1916 में किया था और विभाजन करने वाला था जिसका नाम था आनंद कुमार स्वामी। इस आदमी ने द राजपूत पेंटिंग नाम की किताब थी, उस राजपूत पेंटिंग्स के अंदर चित्रकला का विभाजन किया था। और इसने 4 स्कूल बताए थे, जिसमें एक हमने पढ़ा था मेवाड़ स्कूल, एक बताया था इसने मारवाड़ स्कूल, एक बताया था इसने ढूंढाड़ स्कूल और एक की बात करेंगे जिसका नाम है हाड़ौती स्कूल। अपन लोगों ने ये मेवाड़ स्कूल कर लिया था और मेवाड़ स्कूल के साथ साथ इस मेवाड़ की उपशैलियाँ जैसे चावंड की शैली है, देवगढ़ की शैली है, इस प्रकार की शैली भी हमने पढ़ ली थी। अब अपन आगे का जो नया स्कूल है वो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, अगली फिर चर्चा करते हैं। पिछले अपनी ये बात हो चुकी थी, मेवाड़ शैली हमने पिछले वीडियो में कर लिया था जिसमें नाथद्वारा उपशैली पढ़ी थी। फिर हमने चावंड पढ़ा था, देवगढ़ हमने पढ़ लिया था, शाहपुरा हमने पढ़ा था और अब अपन बात करेंगे जिसका नाम है मारवाड़ स्कूल। तो देखो, अगला स्कूल है चित्रकला का जिसका नाम है मारवाड़ स्कूल। यानी स्कूल का मतलब ये है कि पढ़ने की दृष्टि से है ताकि अपने को कंफ्यूजन नहीं हो और हम बड़ी आसानी से इन चीज़ों को पढ़ लें, इसलिए इन स्कूलों के अंदर इसको जो है वो बांटा गया है। बात आपके समझ में आ गई होगी। तो देखो, जैसे मेवाड़ वाला क्षेत्र उसको मेवाड़ स्कूल कह दिया गया है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र चला उसको मारवाड़ क्षेत्र कह दिया गया, जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र हो गया है और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में जो चला उसको अपन लोगों ने हाड़ौती क्षेत्र कह दिया। तो मेवाड़ हमने पढ़ा था, आज अपन बात करेंगे मारवाड़। तो देखो, जाहिर सी बात है मारवाड़ क्षेत्र है तो मारवाड़ का मतलब क्या हुआ भाई, पश्चिमी राजस्थान। तो देखो, एक चित्र शैली चली है जो किधर है, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। पश्चिमी राजस्थान में जो शैली चली उस शैली का नाम पड़ा जिसका नाम मारवाड़ शैली। देखिएगा, मारवाड़ में देखो क्या क्या आते हैं। मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर के दरबारी शैली के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा जैसलमेर है, नागौर है, अजमेर है, इसके कुछ भागों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश के चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है जिसमें पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया था। देखो, पश्चिमी भारत में एक शैली चली जिसका नाम था यक्ष शैली और इसको सबसे पहले प्रकाश में लाने की अगर बात करी जावे तो प्रकाश में लाने की बात करी है एक तिब्बती इतिहासकार जिनका नाम है लामा तारानाथ। ये लामा तारानाथ जी हैं, ये इस श्रृंगधर का उल्लेख करते हैं और श्रृंगधर जो चित्र बनाते थे वो यक्ष शैली के चित्र होते थे। तो इस प्रकार से मारवाड़ शैली है उसका प्रादुर्भाव हुआ, मारवाड़ शैली चली है। देखो, इसमें सबसे पहली जो शैली है उसका नाम है जोधपुर की शैली। कौन सी शैली है? जोधपुर। देखो, हम भी जानते हैं जोधपुर जो शैली है, जोधपुर में नाथ संप्रदाय के चित्र ज्यादा बनेंगे क्योंकि जोधपुर का एक राजा हुआ है जिसका नाम था मानसिंह और एक राजा और था जिसका नाम भीम सिंह था। भीम सिंह का छोटा भाई मानसिंह था। तो एक गुरु था मानसिंह का जिसका नाम आयश देवनाथ था। उसने आयश देवनाथ ने आशीर्वाद दिया था कि जोधपुर का जो राजा है वो मानसिंह बनेगा, छोटा होते हुए भी बनेगा और होता भी ऐसा ही। बाद में भविष्यवाणी सच हो जाती है और भीम सिंह को कोई बीमारी हो जाती है, इसलिए भीम सिंह तो बेचारा मर जाता है और वहाँ का जो राजा बनता है वो राजा कौन बन जाता है? मानसिंह बन जाता। अब देखो, कोई आदमी भविष्यवाणी करे कि तेरी नौकरी लगेगी बेटा और पहली बार कहते हैं नौकरी लग जाए तो फिर अपन उसकी पूजा खूब सारी करेंगे। यही काम मानसिंह करता, जगह जगह है वो नाथी संप्रदाय के मंदिर बनाता है और नाथ संप्रदाय की शैली को चलाता है। इस प्रकार से शैली आई। तो देखिएगा, जोधपुर शैली का प्रारंभ वो 16वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ, 16वीं सदी के बाद में शुरू हुई है। अजंता चित्र शैली का सर्वप्रथम प्रभाव शैली पर पड़ा। देखो, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, वहाँ के जो चित्र हैं वैसे ही चित्र हमारे यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो शैली है वो अजंता चित्र शैली से प्रभावित है। पूछे कि अजंता शैली से प्रभावित शैली कौन सी है तो कहेंगे भाई जोधपुर वाली शैली। देखो, इसका प्रमुख चित्र जो मिलता है उस चित्र का नाम है उत्तराध्यान सूत्र, जो कि बड़ौदा गुजरात के संग्रहालय में संग्रहित किया गया। तो पूछे, आपसे पूछ भी सकता है कि उत्तराध्यान सूत्र किस शैली का, तो आप कहेंगे कि उत्तराध्यान जो सूत्र है वो जोधपुर की मारवाड़ शैली का है, उत्तराध्यान सूत्र जो बड़ौदा में है। सूर सिंह नाम का राजा हुआ है।
सूरसिंह के समय उत्कृष्ट चित्र जैसे भगवत पुराण का चित्र है, ढोला मारू है, इस शैली पर मुगल प्रभाव सूरसिंह के समय पर प्रारंभ होता है, यानी मुगल प्रभाव से भी प्रभावित होती है और इस पर जो मुगल प्रभाव पड़ता है वो मुगल प्रभाव सूरसिंह के काल में पड़ता है। मुगल प्रभाव का प्रथम दर्शन 1610 में चित्रित ग्रंथ भगवत पुराण में होता है, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन की बहुआयामी आकृतियां स्थानीय शैली की हैं, जबकि उनकी वेशभूषा मुगलों जैसी है। आप देखो मुगल प्रभाव कैसे पड़ा, तो सूरसिंह के काल में मुगल प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यानी महाभारत के चित्र दिखाए गए हैं, महाभारत के चित्र दिखाए गए हैं और महाभारत के चित्रों में शैली तो हमारी है, चित्र तो हमारे बने हैं, लेकिन उनकी जो वेशभूषा है, उनका जो ड्रेस कोड है वो मुगलों जैसा बना दिया गया है। तो अपन कहेंगे भाई हाँ मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। देखो इसके कलाकार देखिएगा, इस शैली का एक चित्रकार हुआ जिसका नाम था वीरजी। वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए 1623 इसके अंदर रागमाला चित्रावली बनाई। तो देखो एक रागमाला सेट और आ गया, दो रागमाला पढ़ चुके हो, एक रागमाला नशरुद्दीन का था, एक रागमाला निशारदीन का था और एक रागमाला किसका है, वीर जी का। पूछा गया है ये लाइन पूछी गई, अरे कि 1623 के अंदर वीर जी ने क्या चित्रित किया था, तो 1623 में वीर जी ने रागमाला चित्रकला का निर्माण किया था। और ये रागमाला जो वीरजी वाली रागमाला ये कहाँ की है, तो वीरजी वाली रागमाला कहाँ की बताएंगे अपन, जोधपुर की बताएंगे। एक हमने पढ़ी, पहले भी पढ़ी थी, पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगी रागमाला नशरुद्दीन की है, एक रागमाला निसारुद्दीन की है और एक रागमाला वीरजी के, एक रागमाला और आएगी जो फिर आगे बताऊंगा आपको हाड़ोती वाले स्कूल में, वहाँ एक रागमाला और आएगी। टोटल 4 रागमालाएं अलग अलग हैं। तो वीरजी वाली रागमाला देखो किसकी रागमाला, अरे वीरजी की रागमाला है। कब बनी है, 1623 में बनाई गई है। और किसने बनाई है, वीरजी की रागमाला किस शैली से है, तो जोधपुर शैली से संबंधित। तो पूछेगा, बहुत बार पूछा भी गया, तो ध्यान रखना इसका, इंपॉर्टेंट लाइन है। छोटे आकार की कहरी वसली पर निर्मित शुद्ध चित्र भी शैली की विशेषता है। देखो वसली क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। छोटे आकार की कहरी वसली पर निर्मित इसके चित्र होते हैं। देखो वसली के बारे में बात करेंगे, वसली क्या है आगे आएगा, देखो वसली के बारे में बताएंगे आपको बाद में। तो एक बार देखिएगा 1623 में कल्याणी रागिनी के चित्र में भी नायक नायिका में आलिंगनबद्ध रोमांस दिखाया गया है। शयन कक्ष की ओर ले जा रहा है। यद्यपि यह चित्र मारवाड़ी शैली की मौलिकता के लिए है, परंतु शयन कक्ष में दर्शाया गया लोटा मुगल शैली का। तो बिल्कुल देखो कहने का मतलब मुगल प्रभाव हो गया भाई। शयन कक्ष वगैरह तो हमारी शैली के दर्शा रहे हैं, लेकिन वहां जो लोटा दर्शाया वो मुगल शैली का दर्शाया। तो आप इतना याद करेंगे भाई मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था, बस इतना ही बहुत है। आपको आरएस बनना हो तब आप ये पूरी बातें भी याद रख सकते हो, बाकी नॉर्मली मैं पढ़ाऊंगा पूरा ही आपको। राजा जसवंत सिंह का काल के समय के अंदर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की चरित्र की विविधता है। मुगल शैली का प्रभाव यहाँ के चित्रों में दिखाई देता है। जसवंत सिंह प्रथम के समय ढोला मारू, सोहनी, महिवाल के चित्र तथा केशव और महिराम के साहित्यिक कृतियों पर भी आधारित यहाँ पर चित्र बने हैं। महाराजा अजित सिंह के काल के अंदर संभवतः मारवाड़ शैली का सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने हैं, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रांकन हुआ। तो पूछे कि सामंती संस्कृति का चित्रण किसके काल में हुआ, तो अजित सिंह के काल में हुआ। महाराजा अभय सिंह के काल में चित्रकार हुआ जिसका नाम था डालचंद। कौन प्रसिद्ध हुआ भाई, डालचंद चित्रकार था। किस शैली का, मारवाड़ शैली का एक चित्रकार बड़ा फेमस हुआ, उसका नाम था डालचंद। और डालचंद किसके काल का, तो अभय सिंह के काल का डालचंद। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जोधपुर शैली का स्वर्ण काल है वो महाराजा मान सिंह के काल का है। और इस समय मारवाड़ की चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी, चरम उत्कर्ष पर थी। मैंने कहा था ना नाथ संप्रदाय की बात आएगी, तो देखो नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा मान सिंह के नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए हैं। शिव पुराण, अब नाथ है तो भगवान शिव का ही तो है, तो शिव पुराण, शिव रहस्य, देवी महात्म्य, सिद्ध सिद्धांत, काम सूत्र और पंचतंत्र के चित्र बने हैं। महाराजा मान सिंह के समय चित्रकार अमरदास भाटी जी एक चित्रकार है, शंकरदास जी चित्रकार बने हैं, माधोदास है, दाना भाटी है, राम सिंह भाटी है, शिवदास, जीतमल, कालूराम आदि प्रमुख चित्रकार रहे हैं जो कि मान सिंह के समय। तो पूछे मान सिंह के समय चित्रकार कौन थे, एक चित्रकार डालूराम भी प्रसिद्ध हुआ। और मान सिंह के समय चित्रकार कौन, तो ये नाम याद करने अपने को, अमरदास भाटी, अरे लाठीर भाटी, राठी पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध है। तो अमरदास जी हैं, शंकरदास जी हैं, कालूराम है, जीतमल है, शिवदास जी हैं, राम सिंह भाटी है, दाना भाटी और माधवदास इसके प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा देखो 19वीं सदी में जोधपुर महाराजा मान सिंह के शासनकाल में मतीराम चरित रसराज पर आधारित है, जिसमें 63 चित्र और नाथ संप्रदाय के मठ यानी महामंदिर जोधपुर से प्राप्त होता है। देखो पहले पता चल गया कि नाथ संप्रदाय का, इतना डिटेलिंग में नहीं पूछेगा आपसे, इतना ही पूछेगा कि नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव वो किस चित्र शैली में रहा, किसके काल में रहा। तो अपन कहेंगे कि नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा उस नाथ शैली में
सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वो सर्वाधिक प्रभाव मानसिंह के काल का है, जोधपुर शैली का। बस इतनी सी बात आपको यहाँ थोड़ी सी रख लेनी है भाई। आगे बढ़ते देखो, महाराजा तख्त सिंह के समय इस शैली की मौलिकता धीरे धीरे नष्ट होने लगी। इस काल में यूरोपियन प्रभाव आ गए। तो पहले मुगल का प्रभाव आया, फिर अब यूरोपियन प्रभाव आया किसके, तख्त सिंह के काल में। इस समय है क्योंकि तख्त सिंह है ना, ये तो क्रांति के समय भी तो था। जोधपुर का किलेदार तख्त सिंह ही तो था। जोधपुर का जो राजा हो तख्त सिंह था, इसने ओनाड सिंह को किलेदार नियुक्त किया था। अब जब क्रांति पढ़ते हैं वहां भी आता तो वो तख्त सिंह है। तो जब मुगल यहाँ सॉरी यहाँ भी यूरोपीय कंट्री आ गई है, अंग्रेज लोग आ गए, तो प्रभाव पड़ेगा। इस समय का प्रसिद्ध चित्रकार शंकर दास है। तो यूरोपीय शैली के समय या तख्त सिंह के समय चित्रकार कौन, जिसका नाम था शंकर दास जी। देखो मारवाड़ चित्र शैली में लव स्टोरी प्रधान दिखाई गई है, प्रेमाख्यान प्रधान है। प्रेमाख्यानों में प्रमुख चित्र जैसे ढोला मारू है, रूपमती बाज बहादुर है, कल्याण रागनी है, उजली जेठवा है और मुम्मल महिंद्रा के चित्र बने हैं। अन्य चित्रों में देखो दरबारी जीवन दिखाया गया है, रेगिस्तान है, ऊंचे ऊंचे टीले हैं, जंगल में कैंप है, झाड़ियां हैं, आम के वृक्ष है, ऊंट और घोड़े और कुत्ते दिखाए गए। विशेषताएं देखो, पुरुषों में लंबे चौड़े गठीले बदन वाले पुरुष हैं, उनके गले बड़े बड़ी मुछ हैं, ऊंची पगड़ी है, राजसी वैभव है और वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं। महिलाओं में बात करें तो देखो लहंगा है, राजस्थानी ठेठ राजस्थानी लहंगा है, ओढ़नी है, लाल फुदनों का प्रयोग किया गया है भाई, लाल फुदनों यानी लाल लाल फूलों का प्रयोग भी यहाँ किया गया है। और भी महिलाओं की बात करें तो मछली सॉरी कमल के समान, कमल की पंखुड़ी जैसे उनके नयन है, बादाम सी आंखें हैं, ऊंची ऊंची पगड़ी भी दिखाई गई है। पूछेगा ये निजी विशेषता है, इसी विशेषता किसी और शैली में नहीं मिलती है कि कमल के समान महिलाओं के नयन हो, बादाम सी आंखें हो, ऊंची पगड़ी हो। ये एक स्पेशल विशेषता है जो कि जोधपुर की शैली की विशेषता है। पशु पक्षी में ऊंट है। ये देखो पूछा गया था खंजन पक्षी, पूछे आपसे कि खंजन पक्षी का चित्रांकन किस शैली की पर्सनल विशेषता है। तो खंजन जो पक्षी है वो किस में है, तो वो जोधपुर की शैली में दिखेगा आपको। कौन सा पक्षी, खंजन पक्षी है। प्रमुख वृक्ष में देखो आम है और प्रमुख रंग भी यहाँ कौन सा, लाल और पीला। यहाँ का क्या मिलेगा आपको, प्रमुख रंग मिलेगा, लाल पीला यहाँ का प्रमुख रंग आपको मिलेगा। देखो खंजन पक्षी का चित्रांकन भी यहाँ दिया गया है। देखो खंजन पक्षी आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अगर आप कैमरे को देख पा रहे हो तो। ये देखिएगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ। एज ए बैया जैसा ही है, जैसे बैया होता है अपना, वही खंजन पक्षी कहलाता है, बैया की तरह का ही है थोड़ा सा। ये देख लीजिएगा आप, देखिएगा दिख गया होगा आपको, ये खंजन पक्षी का चित्रांकन है। ये देखो इस प्रकार का पक्षी आपको पर्सनली मिलेगा, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इसी जोधपुर की शैली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो खंजन पक्षी पूछा हुआ, देखो शायद या तो ये वीडियो में पूछा गया है या पटवार में पूछा गया, ऐसे ही पूछा गया इसको। तो आगे चलते हैं। देखो प्रमुख चित्रकारों में देखो वीर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। वीर जी 1623 में क्या बनाता है, रागमाला। अमरदास भाटी चित्रकार, शंकरदास, माधोदास, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, शिवदास, नारायण दास, छज्जू भाटी, कृष्णा राम भाटी, देवदास भाटी और जीतमल है। अनु मल्होत्रा ने बप्पा जी के नाम से महाराज गज सिंह द्वितीय के ऊपर द महाराजा ऑफ द जोधपुर गैलेक्सी लिव्स ऑन नामक चित्र भी बनाया। तो एक बात भी आप याद कर लेंगे कि अनु कोई आपका अनु मल्होत्रा है, इसने बप्पा रावल पर आधारित एक चित्र भी बनाया है। और उस चित्र गज महाराजा बप्पा जी के नाम से गज सिंह का चित्र है। गज सिंह द्वितीय था ना, इसको दलथम्बन भी कहते हैं हिस्ट्री में, तो दलथम्बन है, दलथम्बन। तो इसका चित्र बनाया है किसने, बप्पा जी ने बनाया। और चित्र का नाम क्या रखा है, द महाराज ऑफ द जोधपुर द गैलेक्सी लिव्स ऑन, ऐसा कुछ नाम रखा है, तो इसके नाम पर बना हुआ है। देखो चोखेलाव महल मेहरानगढ़ के दुर्ग में है, इनके चित्र भी देखने को मिलते हैं। जैसे चोखेलाव महल है आपका, मालदेव के सैनिक रुचि को व्यक्त करते हुए राम रावण के युद्ध को दर्शाया गया है। सप्तशती के दृश्यों को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। इस प्रकार की कुछ खासी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जोधपुर शैली के अंदर। तो देखो ये अपनी है जोधपुर शैली। अगली शैली की ओर बढ़ते हैं, देखो जिसका नाम है बीकानेर शैली। देखिएगा कौन सी शैली आती है, बीकानेर शैली आती है। बीकानेर भी मारवाड़ स्कूल के अंदर ही आता है। देखो स्कूल तो कौन सा है, मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल में ही खास बात आती है जिसका नाम है बीकानेर की शैली। तो बीकानेर शैली में आता अपना कौन सा स्कूल, मारवाड़ का स्कूल आता है बीकानेर की शैली। देखिएगा
देखिएगा मित्रों, देखो बीकानेर शैली का प्रारंभ है वो 16वीं सदी के अंत से माना जाता है। वही लगभग दोनों शैलियाँ ही बराबर है। सॉरी, बीकानेर का सबसे प्राचीन चित्र महाराजा राय सिंह के समय मिलता है, जिसका नाम भगवत पुराण था। देखो बीकानेर का आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि बीकानेर की उस्ता कला बड़ी फेमस हुई है, ऊँट की खाल पर चित्र बड़ा फेमस हुआ है। इसका मतलब बीकानेर के अंदर जो चित्र बनेंगे वो ऊँट की खाल पर चित्र बनेंगे, ऐसी कला होगी। और आपको ये भी पता होगा बीकानेर के जो उस्ता कलाकार हैं वो चित्रों पर अपने नाम और तिथियां अंकित करते हैं, तो यहाँ के चित्रों में भी आपको नाम और तिथियां अंकित होने को मिलेंगी। बीकानेर का सबसे प्राचीन चित्र हो गया है। इस शैली में मुगल प्रभाव राय सिंह के समय आना प्रारंभ हुआ और राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर 7 उस्ता कलाकारों को अपने साथ यहाँ ले आए, जिसमें अली राजा उस्ता व हामिद रुकनुद्दीन बड़े प्रमुख है। ये पूछा भी गया है कि अली राजा उस्ता, देखो उस्ता मिल जाए तो अपन वैसे ही कर देंगे कि उस्ता के कलाकार बीकानेर में ही हैं, फिर भी पूरा नाम याद करेंगे। अली राजा उस्ता और हामिद रुकनुद्दीन है भाई, 2 आदमी, एक तो हामिद रुकनुद्दीन है और एक अली राजा उस्ता, ये प्रसिद्ध यहाँ के कलाकार रहे हैं। इन्हीं कलाकारों की कलाकृतियों से बीकानेर में चित्र शैली का विकास हुआ है। बीकानेर की शैली 2 परिवार है यहाँ पे, तो मथेरण परिवार और दूसरा है उस्ता परिवार। देखो मथेरण एक हस्तकला भी यहाँ चली हुई है, तो बीकानेर के अंदर दो शैलियाँ चली है, 2 कलाकार वे हैं। एक तो मथेरण परिवार के कलाकार हैं और दूसरे आपके कौन से, उस्ता परिवार। तो एक तो उस्ता परिवार है और दूसरा मथेरण परिवार है। वो बीकानेर शैली से समझिए, पूछ लेगा आपसे ये बताओ उस्ता परिवार और दूसरा है मथेरण परिवार, ये किस शैली से जुड़े हुए हैं? तो उस्ता परिवार और मथेरण जो परिवार है ये बीकानेर शैली से जुड़े हुए। कौन सी शैली से है? बीकानेर की शैली से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं मित्रों, देखिएगा। मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाते हैं भाई। तो पूछे जैन से संबंधित चित्र कौन बनाता है? तो कौन बनाएगा भाई? मथेरण परिवार के लोग बनाते हैं। मुगल दरबार से आया उस्ता परिवार, देखो मुगलों सहित आया, राय सिंह लेकर आया है, 7 उस्ता परिवारों को लेकर आया था राय सिंह। तो मुगल दरबार में आया उस्ता परिवार मुगल शैली के प्रमुख चित्र बनाने में कुशल था। उस्ता परिवार ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला को यहाँ पर विकसित कर देते हैं। बीकानेर शैली की निजी विशेषता है ऊंट की खाल पर चित्रांकन। बीकानेर कला का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह के काल का कहा जाता है। इसके समय के अंदर बीकानेर शैली विशुद्ध रूप दिखाई देता है। महाराजा अनूप सिंह भी लाहौर से मुगल शैली के कुछ चित्रकारों को बीकानेर में लाते हैं, जिनको उस्ताद कहते हैं। तो ये सारे उस्ताद कल है। उस्ताद फिर क्या बन गया? उस्ताद बन गया। और उस्ताद किन को कहा गया? जब अनूप सिंह लाहौर से कुछ कलाकारों को यहाँ बसा देता है तो उसको उस्ताद कहा गया। बाकी उस्ता कलाकार वो थे जो मुगल वाले थे, वो उस्ता कला है। बाकी मथेरण परिवार एक अलग था जो जैन परिवार था। तो मथेरण परिवार तो जैन परिवार वाला है और उस्ता परिवार जो है वो मुगल वाले हैं और लाहौर से आए, जिनको हमने फिर उस्ताद कहा। फिर आओ देखो, लाहौर का प्रसिद्ध चित्रकार शाह मोहम्मद को महाराजा गज सिंह के अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त किया था। उस्ता कला के चित्रकार, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को तो आप नहीं याद करोगे तो भी काम चल जाएगा, ये बात मत भूलना है, इसको एग्जाम होल तक याद रखनी है। रुकनुद्दीन उस्ता है, हिसामुद्दीन उस्ता है जिसको दुलमेरा भी कहते हैं, शाहिबुद्दीन है और कायम उस्ता है। तो देखो कौन कौन हो गए? एक तो हो गया रुकनुद्दीन उस्ता है, दूसरा है हिसामुद्दीन उस्ता है, तीसरा है साहिबुद्दीन और चौथा है कायम उस्ता जी है। मथेरण कला के चित्रकार में देखो कौन कौन है? मुन्ना लाल है, मुकुंद है, चंदूलाल है और जय किशन और राम किशन। जय किशन, राम किशन, चंदूलाल, मुकुंद और मुन्ना लाल किसके? मथेरण कला के चित्रकार हैं। बीकानेर शैली, देखो बीकानेर शैली मुगल शैली से प्रभावित है, मथेरण जैन हो ही गए और उत्तर शैली से, उत्तर मतलब उत्तराधा, उत्तराधा मतलब उधर पश्चिम में चले जाओ, थोड़े उत्तर पश्चिम के अंदर लाहौर से है, तो उत्तर शैली से बड़ी प्रभावित रही है। तो ये आपको देखो चित्रकार तो याद करने ही पड़ेंगे, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस आपको सिर्फ डेटा दे सकता हूँ और कुछ बातें हैं वो आपको समझा सकता हूँ। बाकी याद देखो आपको करना पड़ेगा, चित्रकला है, एंड बैंड हो ही जाता है क्योंकि इसमें नाम ही नाम है। तो एंड बैंड हो भी जाओ कोई बात नहीं, लेकिन 2 बार वीडियो को देखना है, एक बार नोट्स बना लेना है, फिर 2 बार और पढ़ लेना है, कुल 5 बार पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो घबराए नहीं, डेटा है इसमें, समझाने के लिए कुछ है नहीं। अब देखो कोई चित्रकला है तो है, अब उसका चित्रकार है तो वो आपको याद ही करना पड़ेगा, तो उसको याद ही करो बस, ठीक, सीधा सीधा काम यही है भाई। देखो बीकानेर शैली के अधिकांश चित्रकार मुसलमान ही थे, अपने चित्रों पर तिथि और नाम अंकित करते थे, ये तो खास विशेषता है। प्रसिद्ध चित्रकार में देखो एक तो अली राजा है, हामिद रुकनुद्दीन है, हसन है, आसिर खां है, रामलाल, शाह मोहम्मद, नूर मोहम्मद, रसीर गंगाराम, रहीम खान, नाथू, मुराद,
कायम, लुफा, अहमद उमरानी, कासिम उमरानी और अब्दुल्ला, ये सारे चित्रकार किसके हैं? बीकानेर से लिखे। कोई भी 4 चित्रकारों के नाम देगा, अगर सरल प्रश्न बनाएगा तो लास्ट में उस्ता उस्ता दे देगा। अगर उस्ता लास्ट में मिल गया तो हम सीधा बता देंगे बीकानेर वाली शैली है, और नहीं तो फिर नाम आपको एक बार देखने ही पड़ेंगे। देखो, प्रसिद्ध कला समीक्षक है जिनका नाम है हरमन गोइत्स, अपनी पुस्तक आर्ट एक आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर के द्वारा बीकानेर शैली के चित्रों का संरक्षण किया। पूछ भी सकता है कि बीकानेर के शैली के चित्रों का संरक्षण किसने किया, तो हरमन गोइट्स ने किया है। इसकी पुस्तक का नाम है आर्ट एक आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर, ऐसे करके। जर्मनी के यथार्थवादी चित्रकार हैं एम.एच. मुल्लर ने भी बीकानेर के अंदर गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय में सुरक्षित किया है चित्र। किसने? चित्रकार है कौन? ए.एच. मुल्लर साहब है। और ए.एच. मुल्लर साहब कहाँ के हैं? तो बोले साहब जर्मनी के हैं। इनके भी चित्र कहाँ हैं? गंगा गोल्डन जुबली बीकानेर के अंदर संग्रहालय बना हुआ, उसमें चित्र संग्रहित है। ए.एच. मुल्लर का एक प्रसिद्ध चित्र है पृथ्वीराज राठौड़, इसको पीथल भी कहते थे। 2 शब्द थे ना, पाथल पीथल। कन्हैयालाल की रचना है पाथल पीथल। पाथल महाराणा प्रताप है, पीथल पृथ्वीराज राठौड़, इनका संवाद है। पाथल पीथल में सुना होगा आपने, अरे घासरी रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, राणा रो सोयो दुखड़ो जाग्यो, हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने पण मैं पाछे नहीं राखी रह रण में बैरिया रो खून बहावण में। ऐसा पूरा वो चलता है, तो इन्हीं का संवाद होता है, तो वो संवाद है। तो मैक्स मुल्लर का प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज राठौड़ है, महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए बनाया भी गया है, जो बीकानेर संग्रहालय में। इस पत्र की मैंने बात की, इसमें सारी बातें हैं। कहते हैं जब महाराणा प्रताप रोटी बना लेता है, घास की रोटी बनाता है, उसको भी बिलाव ले जाता है, तो आदमी आपको पता है इंसान ही तो है, बेटे बेटियों का दुख है नहीं देखा जाता है, तो पत्र लिख देता है एक अकबर को कि अधीनता स्वीकार करता हूँ। और अकबर के जो नवरत्न थे दरबार में, उन दरबार के अंदर दरबारी नवरत्नों के साथ साथ पृथ्वीराज राठौड़ भी उनके दरबार में था। नवरत्न में तो नहीं था, लेकिन उनके दरबार में था। तो वो बड़ी बात करता था कि हमारे महाराणा ऐसे हैं और हमारे महाराणा ऐसे हैं। तो उसको बुलाया कि आ पृथ्वीराज देख, लेटर किसका है, मोहर देख किसकी है, प्रताप आज हमारे सामने घुटने टेक रहा है। तब पृथ्वीराज कहते हैं क्या पता उन्हीं का लेटर है, एक बार मुझे कंफर्म करने दो, आपकी इजाजत है तो मैं एक लेटर भेज के पूछ लूं। अकबर वाला पूछ 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 तो सही कम से कम। तो वो एक लेटर लिखते हैं जो दोहे के रूप में चलता रहता है। वो फिर पूरी आन बाण शान सारी बातें जो है वो सुना देते हैं, सारी की सारी बातें वो सुना देते हैं। तो कहते हैं उन सब बातों से पृथ्वीराज राठौड़ का जो अपने महाराणा प्रताप जी है उनका जमीर फिर से उठ जाता है, और फिर वो वापस से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं अब तो मैं लड़ूंगा, मर भले जाऊं लेकिन गुलामी को स्वीकार नहीं करूंगा। तो वो पत्र गया था, उस पत्र के बारे में भी है। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है पाथल पीथल, उसमें इस पत्र का जिक्र भी किया गया, इस पत्र के बारे में उसमें लिखा भी गया है, इस पत्र के बारे में कहा भी गया है। देखो पूरी बातें हैं, सुना भी होगा आपने, गाना चलता है जैसा मैंने आपको बताया। अरे घासरी रोटी ही जद बन बेला बड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो, में वाड़ी मान बचावण ने पण में पाछा नहीं राखी रण में बेरू खून बहावण में। फिर आता है पूरी बातें आती है, वो जो अपने पृथ्वीराज राठौड़ वो लिखते हैं पूरी बातें उसके बारे में बताता है कि इसको पढ़ना आप पूरा, आपको पता चलेगा इसके बारे में कि भाई यहाँ क्या क्या बातें। यहाँ मैं बता तो सकता हूँ लेकिन आपका समय जाएगा, तो आपका समय नहीं जावे इसलिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, है ना। वो पूरी बातें हैं। अकबर कहता है देखो पीथल से, मैं बांध लियो है पीथल सुने, पिंजरे में जंगली शेर पकड़े। जंगली शेर कौन? प्रताप को हमने पकड़ लिया है। ओ देख हाथ रो कागज है, तू देख फिर सी कया अकड़। अब तू कया अकड़ सी, वो कागज देखे आवाज में, देख तो सही कम से कम एक बार, देख तो सही। डूब मर डूब भर चुल्लू पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो, पण टूट गयो भी राणा रो, तू भाट
बने हो बेड़दावे हो। देखिए खुशी तो बता रहे हो, लेकिन आज भी का सपना ही जका देख चूर चूर होगा, देख मारकन कागज आगो है। फिर वो लेटर लिखते हैं, वो पूछता है कि मैं एक लेटर लिख दूं, तो वो लेटर लिख के फिर बात करता है। और फिर देखो कवि है, आपको पता है कवि की कल्पनाओं से आदमी जाग उठता है। और देखो इस प्रकार से कुछ बातें लिखता है। पृथ्वीराज राठौड़ पूछता, देखिएगा, जो हुक्म हुआ तो लिख पूछूं, राणा ने कागज रे खातर, ले पूछ बलाई पिथल तू, आ बात कहीं तक साची है। पूछ तो सही भाई। अब वो पत्र लिखता है, पिथल, पिथल मतलब पृथ्वीराज राठौड़ लिखता है किसको, महाराणा प्रताप को लेटर लिखता है। अरे मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल री ओटा लेवलो, मैं आज सुने है बादल, मैं आज सुनी है, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल री ओट्या खोवेलो, मैं आज सुनी है नाहरियो शाला रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है हाथीडो कुकरी चुना जीवलो, हाथी कुत्ते की तरह जिएगा, मैं आज सुनी है थाका कसम अब रांड हुवली रजपुती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रहोगी अब सूती, तो मारो हिवड़ो कापा है मूछा की मरोड़ गई, पीथल राणा ने भेजो आ बात कठे तक गिना है सही। अब सारी बातें पढ़ के अकबर के अंदर, सॉरी जो महाराणा प्रताप उसमें जोश आ जाता है। वो कहता है धिकार मुझे मन में कायर हूँ, ना हर की एक दकाल हुई, हूँ भूख मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रवे, हूँ घोर उजाड़ा सू भटकूं, पण मन में मारी याद रवे, हूँ रजपुत्र रो जायो रजपूती कर्ज चुकाऊं ला, ओ शीश पड़े पण पागे दिल्ली रोमान, दिल्ली के सामने ना झुकाऊं ला, पिथल का आखिर कीमता ही। इस प्रकार से देखो सारी बातें चलती हैं। तो इस प्रकार से वो पूरा लेटर चलता है। आपको समय मिले तो आप इसको यूट्यूब पे सर्च करना, प्रकाश जी माली जी ने इसके बारे में गाया है, बहुत शानदार भजन है। तो उसके बारे में भी देखो यहाँ उल्लेख मिलता है, जो कि एच मुल्लर साहब है वो बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखो विशेषताओं की बात करें कि बीकानेर शैली की क्या विशेषताएं हैं, तो देखिएगा बीकानेर शैली में मुगल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी तनवंगी कोमल ललनाओं का अंकन किया गया है। ललना माताएं हैं। नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी रंगों का प्रयोग हुआ है। शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां हैं। ऊंट, हिरण, राजपूती संस्कृति को देखने को मिलती है। प्रमुख चित्र रागमाला का चित्र है, 12 मासा का चित्र है, सामंती, वैभव और शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं। पशु में ऊंट और घोड़ा है, वृक्ष में आम है और प्रमुख रंग यहाँ बात करेंगे तो प्रमुख रंग आपको मिलेगा पीला, पीला रंग यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखो अगली शैली में चलते हैं, जिस शैली का नाम है किशनगढ़। बहुत ही वन ऑफ द फेम, वही अपना मारवाड़ स्कूल है भाई। तो मारवाड़ स्कूल की देखो अगली शैली आती है जिसका नाम है किशनगढ़ की शैली। भाई कौन सी चित्र शैली आएगी? अब किशनगढ़ की चित्र शैली। देखो किशनगढ़ की चित्र शैली में आपको पता है बनी ठनी के चित्र बड़े फेमस हुए हैं, तो वो अपन सारी बात करेंगे। देखो किशनगढ़ रियासत की स्थापना तो महाराजा जोधपुर के राजा उदय सिंह के राठौड़ का 8वां बेटा था जिसका नाम था किशन सिंह ने इसकी स्थापना करी है। इसी वंश में राजा रूप सिंह ने रूपनगर को अपनी राजधानी बनाया जो सावंत सिंह के समय तक रही। तो फिर ये सावंत सिंह राजा बनता, इसके काल में ही यहाँ चित्रकार बड़े फेमस हुए हैं। रूप सिंह के बाद में राजा मान सिंह गद्दी पर बैठे हैं। इन्हीं के समय मोर ध्वज दिल्ली से आकर के यहाँ मान सिंह के दीवान बन जाते हैं और मूलराज के वंशन को आगे चल करके किशनगढ़ शैली का महान चित्रकार मोर ध्वज निहालचंद हो जाता है। और मोर ध्वज निहालचंद यहाँ बड़े फेमस चित्र बनाता है। यहाँ के राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय, वही भगवान श्री कृष्ण वाला संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण यहाँ के चित्रों में राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार रूप बहुलता से देखने को मिलता है। किशनगढ़ शैली का सवर्ण काल है वो सावंत सिंह कहते हैं। ये सावंत सिंह अपने आप को नागरी दास मानता था और उसकी एक प्रेयसी थी जिसका वास्तविक नाम तो अज्ञात है, लेकिन वो बनी ठनी के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुई थी और वो बनी ठनी के नाम से ही ये चित्र बनाता था। ये कहता था कि ये बनी ठनी है, बनी ठनी। अब ये बनी ठनी को ये मानता था कि ये तो राधा है और मैं क्या हूँ, कृष्ण हूँ, तो इसी के नाम से फिर खूब सारे चित्र बनवाता है। इन्होंने नागरीदास के नाम से कविताएं लिखी हैं, इसलिए इसको नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 75 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। इनकी रचनाओं में नागर का जो रचनाएं हैं उनका संकलन है वो नागर समुच्चय के नाम से है। तो पूछे को नागर समुच्चय क्या है, तो नागर समुच्चय नागरीदास द्वारा की गई रचनाओं का एक संकलन है, एक डेटा कलेक्शन है। किशनगढ़ शैली के प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकन्सन और फयाज अली को जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो पूछेगा कि किशनगढ़ की चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो किशनगढ़ की चित्रशैली को प्रकाश में जानने का श्रेय है एरिक डिकन्सन और फयाज अली को जाता है। ये दो आदमी हैं जो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाते हैं
एरिक डिकन्सन और फयाज अली जो है वो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का काम करते हैं। बनी ठनी के हाथ में कमल का फूल और नाक में बेशरी आभूषण भी दिखाया गया। देखो बनी ठनी स्वयं भी रसिक बिहारी के नाम से काव्य रचना करती थी। बनी ठनी भी बड़ी रचनाएं करती थी जो कि रसिक बिहारी के नाम से रचना करती थी। पूछेगा बनी ठनी किसके नाम से करती थी, तो रसिक बिहारी से। और नागरीदास किसके नाम से, नागरीदास के नाम से करते थे, सावन सिंह जो रचनाएं करते थे। एरिक डिकन्सन ने ही बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। देखो मोनालिसा लियोनार्डो की कोई पेंटिंग है, आप भी देखेंगे तो द ग्रेट पेंटर हुआ वर्ल्ड में, उसकी मुस्कान लाने में उसको कहते हैं कि 14-15 साल लग गए थे, तब उसके होठों पे मुस्कान आई थी। तो उस तरह का चित्र है, तो कहा कि ये भारत की मोनालिसा है। निहाल चंद ने अपने चित्रों के नीचे फारसी भाषा में अपना नाम लिख दिया करते थे। बनी ठनी चित्र एक मौलिक प्रति जो है उसकी अल्बर्ट हॉल जो पेरिस में बना हुआ है वहाँ भी किशनगढ़, और दूसरी जो है उस किशनगढ़ संग्रहालय में भी इसको संग्रहित किया गया है। 5 मई 1973 को डाक टिकट द्वारा बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया था। पूछ लेगा बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी हुआ, कितने पैसे का, तो 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। यह शैली कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित है। पूछेगा वो कौन सी चित्र शैली है जो कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित है, तो कहेंगे किशनगढ़ की शैली है। किशनगढ़ शैली में भित्ति चित्र और राग रागिनी के चित्र नहीं मिलते, यहाँ दीवार पर कोई चित्र नहीं मिलता है और राग रागिनी का चित्र पे नहीं मिलता है। सर्वाधिक चित्र है वो कागज पे। पीछे आया था ना वसली चित्र, तो मैंने कहा था कि मैं आगे बताऊंगा वसली क्या है, तो देखो वसली है जो कागज पर चित्र होता था, वही आपका वसली होता था। भाई कागज है, उस पर तेल लगा लिया है, फिर वो चिकना हो गया, कार्बन की तरह है, तो फिर उस पर चित्र करते थे, इसलिए इसको कागजी शैली भी कहते हैं। प्रमुख चित्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा नानक राम है, सीताराम है, मूल राज है, सूर्यध्वज है, अमरचंद है और मौर ध्वज निहाल चंद है। इस अमरचंद का एक चित्र और आया था जिसका नाम था चांदनी रात में संगीत गोष्ठी। चांदनी रात में संगीत गोष्ठी, इस प्रकार का चित्र भी ये फेमस हुआ है। और देखो धन्ना है, छोटू है, बदन सिंह है, नानक राम भी है, रामनाथ है, स्वाई राम है, लाडली दास और भंवरलाल है। चित्रों के विषयों की बात करें तो इस शैली के जो चित्र बने हैं वो दूर दूर तक फैली हुई झील दिखाई गई हैं, जिनमें केली करते हुए हंस है, सारस है, बतख है, कमल का फूल है, भंवरे, नारी सौंदर्य है, तैरती हुई नौकाएं हैं, केले के गुच्छे दिखाए गए हैं, रंग बिरंगी उपवन है, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं हैं, प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी सिंदूरी यहाँ चित्रण भी किया गया है किशनगढ़ की शैली में। चांदनी रात की संगोष्ठी आ गया ना, अमरचंद द्वारा बनाया गया प्रमुख चित्र है। प्रमुख चित्र तांबुल सेवा भी है और द डिवाइन कपल भी है। भाई डिवाइन कपल पूछेगा, द डिवाइन कपल भी किशनगढ़ का ही है। प्रमुख विशेषताएं देखो, प्रमुख विशेषताओं की बात कर देखो, पुरुषों में लंबा इकहरा नील छवि युक्त शरीर है, मोती जड़ित श्वेत या मूंगिया पगड़ी है, उन्नत ललाट है, खंजनाकृत कान है उनके, और अरुणाभ है, नयन है, जैसे सूर्य उदय हो रहा उस तरीके के। नारी आकृति में तनवंगी है, मतलब उंगना है, अंगड़ाई लेते हुए है, लंबी गौर वर्ण है, नुकीली चिबुक है थोड़ी और सुराहीदार गर्दन है, पतली कमर है, तोते की तरह सुंदर नाक है और लंबी पंखुड़ी है, आंखों का चित्रण भी मिलता है। और एक यहाँ पर महिलाओं जो चित्र है, महिलाओं के चित्र, उनमें नाक में एक बेसरी आभूषण भी देखने को मिलता है। यहाँ नाक में पहनती है, फूलरी जैसा होता है, ऐसे करके कहने का मतलब फूल की पत्ती जैसा एक चित्र सा होता है, ये भी नाक में पहना गया इस शैली के अंदर। प्रमुख पशु पक्षी में देखो भंवरा है, मोर है और वृक्ष में केला है। रंग में श्वेत, गुलाबी, स्लेटी रंग और सिंदूरी रंग है। वसली क्या देखो, कई पतले पतले कागजों को आटे की लही से चिपका करके और फिर चित्र नहीं हो गया मोटा कागज बना लेते हैं, जिसको वसली कहते हैं। और बेसरी देखो, किशनगढ़ शैली में नाक में पहने जाने वाले मोतियों की युक्त एक आभूषण जिसका नाम रखा गया था बेसरी। तो पूछा भी जा सकता है बेसरी। बाकी मोर ध्वज निहालचंद तो न जाने कितनी बार आया हुआ है, आता भी रहेगा, तो वो भी चित्र बड़ा फेमस हुआ था। आगे बढ़ते हैं मित्रों, देखिएगा अजमेर शैली आती है। अजमेर शैली मैंने बताया था आपको कि अजमेर शैली में एक महिला आएगी, बाकी कमला इलायची हमने पढ़ा था पहले मेवाड़ में उधर, और अब यहाँ आती है वो नाथद्वारा में कमला इलायची, और यहाँ भी एक महिला आएगी। देखिएगा अजमेर शैली में दरबारी सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा है, सामंतों के काम प्रभाव ज्यादा पड़ा है। गांव में लोक संस्कृति का चित्रण, ठिकानों में चित्रकारी में राजपूत संस्कृति का अधिक चित्रण हुआ है। यहाँ में भिड़ाई जैसे केकड़ी की जगह है, सावर केकड़ी, मसूदा ब्यावर, जूनिया केकड़ी जैसे ठिकानों के अंदर चित्र की परंपराएं थी। इन ठिकानों की चित्रकारी अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में योगदान दिया। प्रमुख चित्रकार चांद है,
जो कि जूनिया केकड़ी के हैं, तैयब जी हैं जो सावर केकड़ी के हैं, राम सिंह भाटी जो नांद अजमेर के हैं, जाड़जी नारायण जी भाटी जो खरबा ब्यावर के हैं, माधोजी राम मसूदा ब्यावर के हैं, अला बख्श है अजमेर के हैं, उष्णा और साहिबा, देखो महिला चित्रकार होगी ना, उष्णा और साहिबा स्त्री चित्रकार है, तो यहाँ भी दो है, एक तो साहिबा और दूसरी उष्णा है, दो महिलाएं चित्रकार है। दो पहले आई थी कमला इलायची और दो महिलाएं यहाँ आई हैं, केवल दो ही जगह है महिलाएं, तो उष्णा और साहिबा भी यहाँ चित्रकार, तो यहाँ भी याद कर सकते हैं, तो उष्णा है और दूसरी कौन है, साहिबा, ये दो चित्रकार यहाँ भी हैं। तो इस शैली के अंदर दो चित्रकार महिलाएं भी आई हैं, किसमें, अजमेर शैली में आई है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगली आती है नागौर शैली है। देखिएगा नागौर शैली में लकड़ी के किवाड़ों और किलों के भित्ति का मतलब भीत होता है, दीवार पर चित्रण है, मारवाड़ शैली का प्रभाव नजर आता है। वृद्धावस्था के चित्र नागौर में ही मिलते हैं। इस शैली में बुझे हुए कलर का प्रयोग किया गया है, राख का प्रयोग हुआ, कहने का मतलब राख जैसा कलर काम में लिया है। नारियों की तैराकी मुद्रा में चित्र और पारदर्शी ओढ़नी नागौर शैली की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर पारदर्शी ओढ़नी भी, वेशभूषा भी यहाँ महिलाओं ने पहनी है, जो कि नागौर शैली में। आगे आते देखो जैसलमेर शैली है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करने वाली है जैसलमेर शैली। देखिएगा जैसलमेर शैली का मुख्यतः विकास महारावल, हंसराज, अक्षय सिंह व मूलराज के संरक्षण में हुआ है। जैसलमेर शैली का सवर्ण काल जो है वो मूलराज द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। इस शैली पर कभी कभी मुगल शैली, जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। बाहरी शैलियों पर सबसे कम प्रभावित शैली है एकदम स्थानीय शैली। पूछेगा राजस्थान की वह एकमात्र कौन सी चित्र शैली है जिस पर बाहरी शैलियों का प्रभाव नहीं पड़ा है, जो यूनिक है, अपनी कला के लिए जानी जाती है, तो यही शैली है, यानी कि बिना प्रभावित शैली है, बिना किसी अन्य शैली से प्रभावित, बिना किसी अन्य शैली से प्रभावित, यानी कि किसी भी अन्य शैली से प्रभावित चित्र शैली ये नहीं है, ये तो ओरिजिनल चित्र शैली है। मुमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र भी रहा है और यहाँ लोधरवा की राजकुमारी मुमल के सर्वाधिक जो चित्र है वो देखने को अपने को मिलते हैं। आगे आती देखो घाणे राव, और घाणे राव पड़ता है पाली में, पाली आजकल देखो संभाग भी हो गया है। देखिएगा पाली जिले में स्थित घाणे राव जोधपुर रियासत का एक ठिकाना रहा है। यहाँ के चित्रकार नारायण छज्जू कृपाराम ने नवीन चित्रशैली का निर्माण भी किया है, जिसको घाणे राव मारवाड़ की उपशैली की एक महत्व दी जा सकती है, मारवाड़ की एक उपशैली इसको भी कहा जा सकता है। तो घाणे राव पूछे आपसे तो पाली आपको बता देना। ये देखो अपना एक स्कूल हुआ, उस स्कूल का नाम था मारवाड़ स्कूल। भाई कौन सा स्कूल हो गया है, मारवाड़ स्कूल हो गया है। इसके बाद में अपन जो है अगला स्कूल जो है वो शुरू करेंगे, और अगला जो स्कूल होगा जिसका नाम अपन लेंगे हाड़ौती स्कूल। ठीक, अगले स्कूल की बात करेंगे जिसका नाम होगा हाड़ौती स्कूल। तो देखिएगा थोड़ा अपन शुरू भी कर लेते हैं हाड़ौती स्कूल को। देखिएगा इसी में रखें फिर अलग करें हाड़ौती स्कूल को, देखते हैं एक बार। अच्छा 38 मिनट का हो गया है, इसी में रख लेते हैं फिर हाड़ौती स्कूल को, अगले वीडियो में ले लेंगे। इतना ही कर लेते हैं, एक एक शैली का एक एक वीडियो ले लेंगे पर। ठीक, तो धन्यवाद आपका, जय हिंद।